आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग वापस से आ चुके हैं कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य को लेकर के, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्य ऊर्जा सामर्थ्य में थर्ड लेक्चर में। तो बच्चों, जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से लेक्चर देख लें ताकि चीजें आगे के लिए आसान हो सके। तो आइए क्लियर करते हैं कि आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। कल मैंने 2 होमवर्क दिए थे, आई होप आपने किए होंगे, और अगर नहीं किया है तो उसको करके फटाफट से मुझे भेज दीजिए, क्योंकि बिना उसे किए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक का जो बेस होता है वो उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। आइए फटाफट से एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि चीजें जो हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ी थी वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो वर्क में हमने एक टॉपिक देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लीजिए फोर्स लगा दिया, ये फोर्स जो है न्यूटन में है, ठीक, ये 5, ये 10 और ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है फिलहाल, और यहाँ पर ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक कर्व गिवन है, ठीक, और ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ये मीटर में दिया हुआ है बच्चों, ये मीटर में है और ये है आपका न्यूटन में, ठीक। दिया ये गया है कि कोई जो लड़का है वो फिलहाल के लिए इस कर्व के अंतर्गत कोई कार्य करता है, ये जो कर्व दिया है इसी कर्व के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस दिए गए ग्राफ के आधार पर उस लड़की के द्वारा कृत कार्य क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, बड़ा आसान होने वाला है। कर्व से कैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं, तो जिस पॉइंट से अगर आपको शुरू करनी है, जिस पॉइंट पे खत्म करनी है उसका पता होना चाहिए। देखिए बात जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में होनी है। तो यहाँ पे एक नाम m दे दीजिए आप, यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे दीजिए n, और यहाँ बीच में कहीं पॉइंट का नाम q दे दीजिए। जहां पे निकालना है वहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया पूरा सेक्शन। इस तरीके से आप यहाँ जहां पे कर्व हुआ था वहां से भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक रीजन और यहाँ पर आपको एक रीजन देखने को मिला, और जहां पर ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं P और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं S। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर आपका तैयार है। इस डायग्राम को देख करके आपको बता दें कि बल और विस्थापन देखने को मिल रहा है, तो हम इससे कार्य निकालेंगे, और कार्य हमेशा बल विस्थापन के क्षेत्रफल से निकालते हैं, ठीक। तो ऐसे केस में आपको अगर निकालना है इसका पूरा वर्क डन, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक ये वाला पार्ट जो कि रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट जो कि एक समलंब होगा। समलंब का फॉर्मूला लर्न है ना बच्चों, मैंने पहले भी बता रखा होगा। ये एक समलंब है, तो इस वाली भुजा को B1, इसको B2 और इसको H कहते थे। तो इसका फॉर्मूला भी हमने बता रखा था, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये, और ये तो आया था, इसका तो लंबाई गुणे चौड़ाई पता ही है आपको। तो अगर आपको कृत कार्य निकालना है, ठीक है, फाइंड कृत कार्य क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है इस डायग्राम को लेकर के। तो कैसे सॉल्व करें इसे, तो सिंपल होने वाला है। W इज इक्वल टू, अब आप करेंगे क्या, आपको लिखना होगा आयत M Q S O का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक आपको समलंब देखने को मिला, तो आप फिर से लिखेंगे समलंब, जो कि एक समलंब है, एक समलंब में Q N P S का क्षेत्रफल, ठीक। अब इसमें आप ये वाली साइड इनटू ये वाली साइड ले सकते हैं। तो ये वाली साइड है क्या, MO इनटू क्या है, OS, और सिमिलरली प्लस लगा करके बच्चों इसमें आ जाओ। ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों B1 B2 हो जाएंगे, तो ये है NP। तो सबसे पहले 1/2 NP, और इसके समांतर ये है तो QS, फिर इनटू इनके बीच की जो दूरी है वो H ये है, ठीक है, PS, ठीक। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। MO की वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन है ऑफ कोर्स,
और OS की वैल्यू कितनी है, ऑफ कोर्स ये भी 15 ही दिया हुआ है, बढ़िया है, 1/2। और साथ में NP की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 5 है, तो ये 5 लिखा आपने। और QS की वैल्यू कितनी है, ये है 15 लिखा। इनके बीच की ये वाली दूरी कितनी है, ये 5 है। अब तो हो गया है लगभग, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to 5 आ जाएगा, प्लस 1/2 ये आएगा 20 को 2 से कैंसिल करिएगा 10 आएगा, ठीक। तो डायरेक्ट मैं 10 लिख दूं, 10 into 5 दैट इज व्हाट 50 और ये ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 275 जूल्स। ओके, तो ये हो गया वर्क डन आपके ग्राफिकल बेसिस पर। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे पावर क्या होता है सिस्टम का। पावर, सामर्थ्य, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि पावर जो है वो सामर्थ्य का इंग्लिश वर्ड है। मतलब सामर्थ्य आपने बहुत सुना है। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? कोई व्यक्ति जो है वो कोई काम कर सकता है, मान लेते हैं 10 जूल काम करता है, और वही दूसरा जो व्यक्ति है वो भी 10 जूल काम करता है। डिपेंड ये करता है कि पहले वाले और दूसरे वाले दोनों ने 10 जूल काम किए, कितने टाइम में किए। अगर किसी ने 10 जूल कार्य 1 मिनट में किया, वहीं दूसरा वाला 10 जूल कार्य 2 घंटे में कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्टिव ज्यादा कौन है, 1 मिनट वाला। तो यही बातें यहाँ पर डिफाइन हुई टाइम की वजह से कि एक ने कम टाइम में किया, एक ने ज्यादा टाइम में किया। जितने कम टाइम में करेगा आप उसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और ये कहेंगे कि उसका सामर्थ्य अधिक है। अर्थात किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया कार्य कितने समय में किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्य उसका क्या होगा, स्केल, पैरामीटर होगा जिसके आधार पर हम इसके सामर्थ्य की कल्पना करें। तो किसी वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा किया गया कार्य कितने समय में किया गया, मतलब किसी निकाय के द्वारा कार्य करने की समय दर निकाय का सामर्थ्य कहलाता है। निकाय का सामर्थ्य कहलाता है। दर कैसे निकालते हैं बच्चों? आप दर निकालने का कॉन्सेप्ट है, इसे P से दिखाएंगे तो P इज इक्वल टू W/T। ठीक, यदि आपने कार्य W किया है तब, जहां W कार्य तथा T क्या है, टाइम इंटरवल है, समय। ठीक, और सामर्थ्य को किससे दिखाएंगे, कैपिटल P से। ये हो गया जनरल फॉर्मूला इसका। सिंस अगर मुझे छोटे टाइम के लिए अगर निकालना हो तो एक बात मुझे बताइए कि छोटे टाइम के लिए निकालिए चाहे बड़े टाइम के लिए निकालिए। अगर रमेश ने 10 जूल कार्य 1 मिनट में किया है, वहीं सुरेश ने 10 जूल कार्य अगर 2 घंटे में किया है, तो हम उसके अगर छोटे टाइम में बात करें, 1 मिनट में करेगा ही वो, तो अगर मैं 30 सेकंड में बात करूं तो सीधी सी बात है वो 10 जूल कार्य नहीं किया होगा, उस समय उसने कार्य कम किया होगा, आधा कार्य किया होगा हो सकता है 30 सेकंड में। वही मैं इधर अगर बात करूं तो उसके आधे टाइम पर, मतलब अगर 2 घंटे में किया 1 घंटे में बात करूं तो उसने भी आधा किया होगा। तो उस समय भी अगर हम एक दूसरे की तुलना कराएं तो दोनों का सामर्थ्य समान होगा। तो सामर्थ्य जो है वो तो समय के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर किसी निश्चित क्षण पर किसी निकाय का सामर्थ्य देखें तो बदलेगा नहीं। किसी क्षण निकाय का सामर्थ्य
निकाय का सामर्थ्य किसी क्षण निकालना होगा तो आप लिखेंगे लिमिट के साथ लिख सकते हैं बच्चों। जहां छोटा समय हो सकता है, समय छोटा हो तब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी ऐसे लिखा जा सकता है। जब समय छोटा हो तो ऐसे केस में आप टाइम को छोटे के लिए t टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है dw बाई dt। ये दोनों फॉर्मूले में से अगर मैं पूछूं कि कौन सा फॉर्मूला सही है तो आप कहेंगे कि दोनों ही एक्चुअली एक्यूरेट है। ये टोटल टाइम के लिए, किसी छोटे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। सिंस आपको बहुत अच्छे से पता है कि बल इज इक्वल टू क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि कार्य इज इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ एफ डॉट वेक्टर ऑफ एस। तो वेक्टर ऑफ एफ डॉट वेक्टर ऑफ एस को यहां पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हो जाएगा P इज इक्वल टू डी वेक्टर ऑफ एफ डॉट वेक्टर ऑफ एस अपॉन डी टी। ये हो गया। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं क्या, F इंटू डी एस अपॉन डी टी लिखा जा सकता है ब्रैकेट में। अगेन P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ V। लीजिए, ये हो गया तैयार आपका पावर का एक और फॉर्मूला, वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ V। मतलब हम दो सदिश f और v के रूप में पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर अगेन अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आपको पता है a डॉट b को क्या लिखा जाता है, p इज इक्वल टू लिखते हैं ab cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fb cos थीटा। और थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा बल और उसके गति के बीच में कोण, वो कितना होगा ये हमें इधर से पता चल जाएगा। बाकी ये तो हो गई आपको फॉर्मूले दिखाने की बात। अब बात करेंगे कौन सी राशि है। वैसे तो आपको पता है कि कार्य एक अदिश राशि है, तो सामर्थ्य सदिश तो हो नहीं सकता, ये भी एक अदिश राशि है। और दूसरा प्रमाण यहां से भी मिल जाएगा कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, आपको सामर्थ्य अदिश राशि के रूप में देगा। इधर आइए तो एक बात याद रखिए, यह एक कौन सी राशि होगी, अदिश राशि है, याद रखें। नेक्स्ट अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं, मात्रक के बारे में बात करूं, तो इसका मात्रक देखिए क्या होगा। इसका पहले तो मात्रक होता है, स्टार बना लीजिए, पावर का मात्रक हो जाएगा जूल, ऊपर W का हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये होता है आपका SI में मात्रक। और अथवा इसका एक और मात्रक होता है जो कि ज्यादा मान्य है, उसे हम लोग कहते हैं वॉट। तो ये ज्यादा यूज में है बच्चों, ठीक है। तो सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका और एक यूनिट जैसे आप लिख सकते हैं जूल CGS में भी, तो CGS पद्धति में अगर इसको लिखना हो तो CGS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा अर्ध, इसका मात्रक अर्ध और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो अर्ध प्रति सेकंड। और इसके कुछ मात्रक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अदर यूनिट्स में अगर कुछ इसका लिखना हो तो अदर यूनिट्स में भी इसके एग्जांपल ध्यान में रखेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जो इसका मात्रक है, और थोड़ा बड़ा मात्रक कह सकते हैं जो कि 1000 वाट के इक्वल होगा। 1 मेगावाट, मेगावाट का वैल्यू हो जाएगा 10⁶ वाट। और एक और होगा बच्चों आपका HP, हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर की जो वैल्यू होगी वो आपने पहले भी सुनी है, अश्व शक्ति, जो कि 746 वाट के इक्वल होती है। तो ये सब इसके यूनिट हो गए। अब बात आती है इसके डायमेंशन की बच्चों। इसका डायमेंशन कैसे निकालें, आइए डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने का फॉर्मेट वही है, जूल प्रति सेकंड से निकाल लीजिएगा।
जूल का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2 लिखिए और सेकेंड का t लिखिए। क्या t ऊपर -1 हो जाएगा तो होगा p = ml2 t-3। लीजिए ये आपका पावर हो गया डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो बच्चों ये बातें क्लियर हो गई ना। कल हम लोग इसके रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे और होमवर्क भी मिलेगा। तब तक के लिए सारे नोट्स कंप्लीट करिए, अपना ख्याल रखिए।